हेलो एवरीवन। मेरा नाम संस्कृति है। आज हम 21 मार्च से 29 मार्च तक के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। ग्लोबल एनर्जी रिव्यू 2025 यानी कि वैश्विक ऊर्जा समीक्षा रिपोर्ट 2025। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो एनर्जी रिव्यू रिपोर्ट है उसको निकालता कौन है, कौन जारी करता है। तो इस रिपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो है इस रिपोर्ट को प्रकाशित करती है। इस रिपोर्ट में क्या बताया गया है? तो चरम मौसम की घटना और उच्च तापमान ने ऊर्जा की मांग को प्रभावित किया है। ये रिपोर्ट ये बताने की कोशिश कर रही है कि जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जैसे जैसे जो है वो गर्मी बढ़ते जा रही है, टेम्परेचर बढ़ते जा रहे हैं, तो वो सारी चीजों से एनर्जी की डिमांड कैसे जो है वो प्रभावित हो रही है। ठीक है, तो इसमें बताया गया है, कुछ डाटा दिया गया है, जैसे प्राकृतिक गैस और बिजली की मांग में 20% की वृद्धि हुई है। अगर हम लास्ट ईयर से तुलना करें तो प्राकृतिक गैस और बिजली की मांग लगातार बढ़ते जा रही है। तो बिजली की मांग बढ़ेगी क्योंकि हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, हर कोई जो है वो अपने घरों में एसी लगवाना चाहता है। ठीक है, रेफ्रिजरेटर का ज्यादा से ज्यादा यूज हो रहा है, तो ये सारी चीजों में बिजली लगती है, तो बिजली की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। किसकी वजह से? ये मौसम घटना और उच्च तापमान की वजह से। इसके अलावा उद्योगों में बिजली के उपयोग में लगभग 4% की वृद्धि हुई है। उच्च तापमान के कारण वैश्विक स्तर पर अगर हम देखें तो 300 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि होते जा रही है। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्यों निकल रहा है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड भी निकल रहा है, ठीक है ना। और इसके अलावा हम देखेंगे तो जितने भी रेफ्रिजरेटर वगैरह उससे एचएफसी या फिर जो एसी वगैरह लगते हैं उसमें एचएफसी गैस जो है वो निकलती है उसमें से। तो वो जो है वो टेम्परेचर को बढ़ा रही है। फिर उस टेम्परेचर से बचने के लिए फिर से हम जो है वो क्या कर रहे हैं, जैसे एसी है, रेफ्रिजरेटर है, वो लगा रहे हैं। ठीक है, तो मतलब बिजली की मांग भी बढ़ रही है, पर एक तरफ क्या हो रहा है कि टेम्परेचर और ज्यादा जो है वो इन्हीं चीजों की वजह से बढ़ते भी जा रहा है। ठीक है, तो वैश्विक ऊर्जा समीक्षा रिपोर्ट यही बता रही है कि एनर्जी की मांग जो है वो क्यों बढ़ रही है। अगर हम इसके कारण की देखें कि वैश्विक स्तर पर बिजली की मांग क्यों बढ़ती जा रही है, तो परिवहन का विद्युतीकरण हो रहा है। ठीक है, हम क्या करें, जितने भी व्हीकल्स है, हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को अभी गवर्नमेंट भी प्रमोट कर रही है, तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को अगर हम प्रमोट कर रहे हैं तो हमको बिजली ज्यादा लगेगी क्योंकि चार्जिंग स्टेशन बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसके लिए जो है वो वैश्विक स्तर पर बिजली की मांग बढ़ रही है। दूसरा है शीतलन की बढ़ती मांग। अभी मैंने बताया कि लोग जो है वो ज्यादा से ज्यादा एसी वगैरह का, रेफ्रिजरेटर का, ठीक है, तो इसके लिए जो है वो शीतलन की मांग बढ़ रही है, जिसके कारण जो है वो बिजली की मांग बढ़ रही है। इसके अलावा उद्योगों की बढ़ती खपत। तो ये सारे कारण है कि वैश्विक स्तर पर बिजली की मांग क्यों बढ़ रही है। अब देखते हैं विश्व तपेदिक दिवस यानी कि वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे। ये जो वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे है वो कब मनाया जाता है? तो 24 मार्च को इस दिन को मनाया जाता है। ये दिन क्यों मनाया जाता है? तो टीबी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए, यानी कि क्षय रोग के बारे में जो है वो लोगों को अवेयर करने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। अब ये 24 मार्च का दिन ही क्यों जो है चूज किया गया कि इस दिन को मनाया जाएगा? तो ये दिन जो है वो रॉबर्ट कोच के द्वारा इसी दिन टीबी के जीवाणु की खोज की गई थी। इसलिए जो है वो 24 मार्च को विश्व तपेदिक दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो विश्व तपेदिक दिवस है, इसकी थीम क्या रही है इस बार 2025 की? तो हाँ, हम टीवी को समाप्त कर सकते हैं, प्रतिबद्ध निवेश और परिणाम, ये जो है वो इस बार की थीम रही है। अब ये एक फैक्ट है जिसको हम आंसर या फिर जो ऐसे वगैरह उसमें यूज कर सकते हैं कि 2023 तक दुनिया भर में अगर हम देखें तो 10.8 मिलियन लोग अभी भी टीबी से प्रभावित है। ठीक है, और अगर हम भारत के संदर्भ में देखें तो पूरे विश्व के 26% लोग जो कि टीबी से प्रभावित है वो कहाँ रहते हैं? वो भारत में रहते हैं। ठीक है, और इसके उन्मूलन के लिए लक्ष्य क्या रखा गया है? भारत ने क्या लक्ष्य रखा है? तो राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत भारत को 2025 तक टीबी मुक्त बनाना है। तो भारत का जो है वो टीबी के उन्मूलन का लक्ष्य जो है वो क्या है? 2025। आगे बढ़ते हैं। अब आता है कि ये जो है अभ्यास है, आईकेम, ये जो है वो एक अभ्यास है जो कि भारत और अफ्रीका की नौसेना का अभ्यास है। ये जो नौसैनिक अभ्यास किया जा रहा है वो तंजानिया में किया जा रहा है। तो ये भारत और अफ्रीका के जो 10 देश है, ठीक है, वो आपस में मिलकर जो है इस अभ्यास को कर रहे हैं। और ये कैसा अभ्यास है? एक नौसैनिक अभ्यास है। इसका जो पूरा नाम है वो है अफ्रीका इंडिया की मैरीटाइम इंगेजमेंट। ठीक है, ये इसका पूरा नाम है। लक्ष्य क्या है? हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा सहयोग को बढ़ाने के लिए ये जो है वो नौसैनिक अभ्यास किया जा रहा है। हम सब जानते हैं कि एमपीपीएससी में प्रीलिम्स के एग्जाम में हर साल जो है वो किसी न किसी प्रकार का युद्ध अभ्यास हो, चाहे वो नौसैनिक अभ्यास हो, पूछा जाता है। इसलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। सरस्वती सम्मान 2024। तो सरस्वती सम्मान जो 2024 वाला है वो 2025 में दिया गया है। अब प्रश्न ये उठता है कि सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला प्रतिष्ठित पुरस्कार है सरस्वती सम्मान। ये कब से प्रारंभ हुआ था? ये 1991 से जो है इसे शुरू किया गया है। और ये सम्मान जो है अभी वर्तमान में अगर हम देखें तो 2024 वाला एक संस्कृत विद्वान है जिनका नाम है भद्रेश दास। तो भद्रेश दास को स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा के लिए ये सम्मान दिया गया है। तो सरस्वती सम्मान जो है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है?
और किसे दिया गया है, तो भद्रेश दास को ये सम्मान दिया गया है। हम जानते हैं कि हर साल प्रीलिम्स में इस प्रकार के फैक्ट्स पूछे जाते हैं, इसलिए हमको अभी से इसको प्रिपेयर करते चलना है। आगे बढ़ते हैं। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। ये जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है, पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है। हमारे देश में जो संविधान है उसकी 8वीं अनुसूची में जितनी भी भाषाएं दी गई है, उन भाषाओं के साहित्य में जो भी कोई महत्वपूर्ण कार्य करता है, तो उन्हें जो है वो सम्मान दिया जाता है। ठीक है, तो ये भारत का एक सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है। ठीक है, उनकी अगर जितनी भी 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं दी हैं, उनके साहित्य के ऊपर अगर किसी ने बहुत महत्वपूर्ण या बहुत अच्छा काम किया है, तो उसके लिए फिर क्या किया दिया जाता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो दिया जाता है, और ये भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है। इसका प्रारंभ कब से हुआ था, तो 1961 से इस पुरस्कार को शुरू किया गया था, और इसमें 11 लाख रुपए की जो है वो पुरस्कार राशि दी जाती है। अब प्रश्न ये उठता है कि इस बार ये पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, तो विनोद कुमार शुक्ल को जो है ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। विनोद कुमार शुक्ल जो है वो कहाँ से संबंधित है, तो ये छत्तीसगढ़ से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025। तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 जो है, इसका आयोजन 20 मार्च से 27 मार्च तक किया गया। कहाँ किया गया था, तो नई दिल्ली में इस पैरा गेम्स का आयोजन किया गया था। ये जो है वो सेकंड यानी कि दूसरा संस्करण है। 2023 में इसका पहला संस्करण हुआ था। और ये जो खेलो इंडिया पैरा गेम्स है, इसके शुभंकर क्या रहा है, तो इसका जो शुभंकर रहा है वो उज्ज्वला इसका शुभंकर रहा है। आगे बढ़ते हैं। पुरुष व महिला कबड्डी विश्व कप 2025। तो पुरुष और महिला कबड्डी विश्व कप 2025 जो है, इसका आयोजन कब हुआ है, तो 17 से लेकर 23 मार्च 2025 तक इसका आयोजन हुआ है। इसकी जो मेजबानी है इस वर्ल्ड कप की, वो इंग्लैंड ने ही करी है, और भारत जो है वो इस वर्ल्ड कप का विजेता रहा है। पुरुष और महिला दोनों ही वर्ग में जो है इसमें क्या जो है वो भारत विजेता रहा है। आगे बढ़ते हैं। श्री रामनाथ गोयनका अवार्ड। ये श्री रामनाथ गोयनका अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये अवार्ड जो है वो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक महत्वपूर्ण अवार्ड है। इस बार अनुराग द्वारी और विष्णु तिवारी को इस अवार्ड को दिया गया है। ये जो अवार्ड है वो 2006 से शुरू किया गया था। अब एक महत्वपूर्ण फैक्ट एमपी के लिए, कि मध्य प्रदेश का पहला ताप्ती कंजर्वेशन रिजर्व किस जिले में स्थापित किया जा रहा है, तो मध्य प्रदेश का पहला ताप्ती कंजर्वेशन रिजर्व जो है वो बैतूल में स्थापित किया जा रहा है। इस प्रकार हमने कम समय में जो है वो लगभग एक सप्ताह का पूरा करंट अफेयर जो है, जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं वो सब हमने कंप्लीट कर किया है। यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।